1 अक्टूबर 2013 सैन फ्रांसिस्को के एक छोटी सी पब्लिक लाइब्रेरी में एक लड़का अपने लैपटॉप पर गहरी सोच में काम कर रहा था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेज तेज चल रही थी। उसके आसपास आम लोग किताबें पढ़ रहे थे, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि जो उसके आसपास लोग हैं वो कोई आम लोग नहीं है, बल्कि FBI के एजेंट्स हैं। और अगले ही कुछ सेकंड्स में उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। और एकदम से पीछे से 2 FBI एजेंट्स आते हैं और उसका लैपटॉप पकड़ लेते हैं। और उस पल सिल्क रोड का बादशाह ड्रेड पैरेट रॉबर्ट्स दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। लेकिन सवाल ये था, ये सब आए कैसे यहाँ तक? क्या है ये सिल्क रोड और कौन था ड्रेड पैरेट रॉबर्ट्स? उसका मकसद क्या था और सबसे अहम, वो यहाँ तक पहुंचा कैसे? जानेंगे इस वीडियो में। सोचो, एक ऐसा बाजार जो ना किसी शॉपिंग मॉल में है, ना किसी वेबसाइट पे जो तुम गूगल पे जाके एक्सेस कर सको। एक ऐसा बाजार जो सिर्फ अंधेरों में चलता है, जहाँ पुलिस का कोई कानून नहीं, जहाँ ड्रग्स मत बोल, पुड़िया। वेपन्स, फेक पासपोर्ट, फेक आईडी सब बिकता है। इस बाजार का नाम था सिल्क रोड और इसका बादशाह एक अमेरिकन नौजवान रॉस अल्ब्रेक्ट था। डार्क वेब, इंटरनेट का वो हिस्सा जो आम ब्राउजर से एक्सेस नहीं किया जा सकता। इसको एक्सेस करने के लिए तुम्हें एक स्पेशल ब्राउजर चाहिए होता है, टोर ब्राउजर। टोर ब्राउजर का मतलब है दी अनियन रिंग्स। जैसे किसी अनियन में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, उसी तरह टोर ब्राउजर के अंदर भी काफ़ी लेयर्स होती हैं। तो इसके यूज़र का पता लगाना, इसको ट्रैक करना, उसको ट्रेस करना बिल्कुल डिफिकल्ट होता है, मतलब नियर टू इम्पॉसिबल। इस चीज़ को तुम इस एग्जाम्पल से समझो, जैसे कोई एक दरवाज़ा है और उसमें बहुत सारे लॉक्स लगे हुए हैं, बहुत सारे ताले लगे हुए हैं और उन तालों को खोलना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, मतलब नियर टू इम्पॉसिबल है। और डार्क वेब पे ट्रांजैक्शन ऐसे नहीं होती जैसे हम नॉर्मली करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, वो इस तरीके से नहीं होती हैं। डार्क वेब पे अंदर ट्रांजैक्शन होती हैं बिटकॉइन से। अब आप लोग सोचोगे कि बिटकॉइन से ट्रांजैक्शन क्यों होती हैं, हम लोग नॉर्मल पेमेंट क्यों नहीं कर सकते? मतलब हम लोग तो नहीं, वो लोग नॉर्मल पेमेंट क्यों नहीं कर सकते? तो इसके पीछे वजह यह है कि अगर कोई नॉर्मल पेमेंट करेगा, जैसे हम लोग नॉर्मल पेमेंट्स करते हैं, तो उसमें सेंडर की डिटेल्स, रिसीवर की डिटेल्स, कब कहाँ कितने पैसे गए, इस सब डिटेल्स कोई भी एजेंसी इजीली ट्रैक कर सकती है। लेकिन बिटकॉइन के केस में ऐसा नहीं है। बिटकॉइन को ट्रैक करना, उसकी ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना नियर टू इम्पॉसिबल है। मतलब की तो जा सकती हैं, लेकिन उसमें सालों लग जाते हैं। तो इसलिए बिटकॉइन का यूज़ होता है और बिटकॉइन को डार्क वेब की करेंसी भी कहा जाता है। डार्क वेब पे फेक आईडीज, फेक पासपोर्ट्स, हैकिंग टूल्स, हैकर्स, वेपन्स, ये सब तो बिकते ही हैं। लेकिन डार्क वेब पे वो चीज़ें भी होती हैं जो कोई आम इंसान सोच भी नहीं सकता। इसकी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रेड रूम्स। इसके अंदर एक टॉर्चरर या कोई एक बंदा किसी बंदे को किडनैप करता है और उस बंदे को एक कुर्सी से बांध देता है और उसके सामने कुछ टूल्स पड़े हुए होते हैं। बेसिकली टॉर्चर करने के लिए कुछ टूल्स पड़े होते हैं, कुछ वेपन्स पड़े होते हैं। और उससे भी ज़्यादा हैरानी वाली बात यह है कि उसको लाइव स्ट्रीम में कोई भी देख रहा होता है। मतलब टॉर्चरर लाइव स्ट्रीम में पूल सेट करता है कि इस बंदे को किस तरीके से टॉर्चर किया जाए। मतलब इसका हाथ किसी नाइफ से काटा जाए, किसी एक्स से काटा जाए, इसको गोली मार दी जाए। कहानी यहाँ पे भी ख़त्म नहीं होती। आप डार्क वेब पे हिटमैन्स को भी हायर करवा सकते हो, मतलब जो लोग सुपारी लेते हैं, तो आप उन लोगों को किसी की सुपारी देके उसको मरवा सकते हो। और आप ये भी डिसाइड कर सकते हो कि उस बंदे को किडनैप करवाना है या फिर उसको टॉर्चर करवाना है। अगर करवाना है तो किस तरीके से करवाना है, और अगर मरवाना है उसको तो किस तरीके से मरवाना है। समझ सकते हो कितना डिस्कस्टिंग है ये। और अजीब चीज़ तो ये है कि आप उन लोगों को रेटिंग भी दे सकते हो। मतलब अगर सिल्क रोड पे अगर आपने किसी की सुपारी दी थी और उस बंदे ने अपना काम अच्छी तरीके से किया है, तो आप उसको रेटिंग भी दे सकते हो ताकि दूसरे लोग जो हैं वो उस बंदे से अपना काम करवाएं। मतलब समझ सकते हो किस लेवल पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जब डार्क वेब 2010 में पॉपुलर होना शुरू हुआ था, तो इसके अंदर सबसे बड़ा मसला ये था कि इसके अंदर एग्जिट स्कैम बहुत होते थे। एग्जिट स्कैम मतलब अगर किसी बंदे ने कोई वेपन मंगाया है डार्क वेब से और उसने पेमेंट कर दी है और जो सेलर है वो वेबसाइट बंद करके भाग जाए, तो इसको कहते हैं एग्जिट स्कैम।
तो डार्क वेब पर ट्रस्ट नहीं हुआ करता था किसी वेबसाइट को लेके। तो आप इस चीज़ को समझ रहे हो कि डार्क वेब पे भी ट्रस्ट लोग ढूंढ रहे होते थे कि कोई हमें ट्रस्ट वाला बंदा मिल जाए जिससे हम सारी चीज़ें मंगवा सकें। मतलब काफ़ी अलग ही चीज़ है यार डार्क वेब। तो 2011 में इस गैप को एक बंदा देखता है, उसका नाम था रॉस अल्ब्रेट। रॉस अल्ब्रेट 2011 में एक वेबसाइट बनाता है सिल्क रोड नाम से। तो इस वेबसाइट पे कोई भी बंदा कोई भी चीज़ खरीद या बेच सकता था। तो शुरुआत में सिल्क रोड पे सिर्फ ड्रग्स। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने ये देखा कि सिल्क रोड एक ट्रस्ट वर्दी वेबसाइट है, तो इस पे लोगों ने चीज़ें खरीदना और बेचना शुरू कर दी। तो इसी तरह कुछ ही टाइम में सिल्क रोड सबसे बड़ी डार्क वेब की इलीगल वेबसाइट बन चुका था। तो रोज का इन सब में प्रॉफिट कैसे होता था? रोज का प्रॉफिट इस तरीके से होता था कि अगर कोई बंदा किसी चीज को बेच रहा है सिल्क रोड पे, तो उसमें से थोड़ा सा कमीशन रोज के पास जाता था। और वो थोड़ा नहीं होता था, मतलब बहुत ज्यादा होता था। तो इस तरीके से रॉस अल्ब्रेट को प्रॉफिट होता था और इस चीज से उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई थी। और रॉस अपने घर में बैठे काम नहीं किया करता था, बल्कि वो कंट्री टू कंट्री ट्रैवल करता था और वहाँ के जो कैफेज और लाइब्रेरीज होती थी वहाँ पे बैठ के वो इस सारे प्रोग्राम को चलाता था। जब यूएस गवर्नमेंट को ये पता चलता है कि सिल्क रोड नाम की एक वेबसाइट है और उस पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वो फ़ौरन जुड़ जाते हैं सिल्क रोड के मास्टरमाइंड को ढूंढने के लिए। FBI मतलब फेडरल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन और DEA मतलब ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के एजेंट्स पता लगाने लग जाते हैं कि इस सब के पीछे आखिरकार है कौन। लेकिन रोज ने ये सारी चीज़ें इतनी सफाई से की थी कि 2 साल होने को आते हैं और उसका नामो निशान तक नहीं मिलता। लेकिन जब IRS मतलब इंटरनल रेवेन्यू सर्विस के एक ऑफिसर गैरी एलिफेंट, जो कि एक टैक्स इंस्पेक्टर थे, इनको असाइन किया जाता है सिल्क रोड पे होने वाली ट्रांजैक्शन को लेके, लेकिन वो कुछ ऐसा कर दिखाते हैं जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। तो एलिफेंट डिसाइड करते हैं सबसे पुरानी पोस्ट जिसमें जिक्र हुआ हो सिल्क रोड का, और उनको एक पोस्ट मिलती है 2011 की बिटकॉइन टॉक फर्म्स पे, जो कि एल्टोइड के नाम से अपलोड हुई थी, जिस पोस्ट में वो प्रमोट कर रहा था सिल्क रोड को और इनवाइट कर रहा था एक ईमेल के थ्रू। और वो ईमेल थी rossalbrecht@gmail.com। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर शुरुआत में किसी ने सिल्क रोड के बारे में पोस्ट की हो तो वो ही सिल्क रोड का क्रिएटर होगा। जब एल्फ्रेड रॉस अल्ब्रेट के नाम को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर डालते हैं जैसे यूट्यूब, तो उनको वहाँ पे एक चैनल ही मिलता है रॉस अल्ब्रेट के नाम से, जहाँ पे वो की कोडिंग की बातें कर रहा था और वहाँ पे उसका यूज़र नेम था और ये रॉस। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था क्योंकि जब भी रॉस अल्ब्रेट किसी को सिल्क रोड पे मैसेज करता था तो वो यस या ये नहीं लिखता था, वो लिखता था ये मतलब YEA, और उसका यूज़र नेम भी उसी नाम से था, जो कि कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। और वो फिर रॉस अल्ब्रेट के नाम को और भी वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म पर डालते हैं तो उनको और इन्फॉर्मेशन मिलती है रॉस अल्ब्रेट के बारे में। और उनको ये कहीं ना कहीं लगता है कि जो फाउंडर है सिल्क रोड का, उसकी पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं इस बंदे से ज़रूर मिलती है। तो वो जब और रिसर्च करते हैं इस बारे में तो उनको ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि सिल्क रोड का ओनर यही है, रॉस अल्ब्रेट। जहाँ FBI और DEA के एजेंट्स उसको 2 साल में भी नहीं पकड़ पाए, वो काम एल्फ्रेड ने कुछ ही महीनों में कर दिया। और कहानी हमें वहीं पे लेके आ जाती है जहाँ से हमने वीडियो की शुरुआत की थी, मतलब वही लाइब्रेरी सैन फ्रांसिस्को की, जहाँ पे एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करती है FBI एजेंट्स और उसका लैप किसी तरह वो पकड़ लेते हैं। और जानते हो उसके लैपटॉप में क्या था? उसके लैपटॉप में लॉगिन था सिल्क रोड। 1 अक्टूबर 2013 को रॉस अल्ब्रेट को पकड़ लिया जाता है और उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। और अब आप लोगों को लग रहा होगा कि रॉस तो अब पकड़ा गया, तो अब डार्क वेब पे ऐसा कोई भी काम नहीं होता होगा जो इलीगल हो। लेकिन उस दिन के बाद से 50 और सिल्क रोड जैसी वेबसाइटें बन जाती हैं, और उनमें से एक वेबसाइट थी अल्फाबे, जो कि सिल्क रोड से भी ज़्यादा खतरनाक थी, मतलब कि वो 10x ज़्यादा खतरनाक थी सिल्क रोड से। अगर आपको अल्फाबे की स्टोरी जाननी है तो कमेंट में लिख देना अल्फाबे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ज़रा सा भी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिली हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।